अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि सोशल साइकोलॉजी के बारे में है। सोशियोलॉजी लेक्चर्स पे इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसको सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स भी कहा जाता है। सोशल साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी, इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें ये चैप्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आपने स्किप नहीं करना। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सोशलाइजेशन, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कन्फर्मिटी एंड टाइप्स ऑफ कन्फर्मिटी पूछा जा सकता है। देन ओबीडियंस के बारे में पूछा जाएगा आपसे। और लास्ट में ओपिनियंस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियंस, इसमें क्वेश्चन लास्ट में आता है। लास्ट लेक्चर में हमने एटीट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की थी और सेकंड पे हमने कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम थेरीज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन पे बात करेंगे। फर्स्ट थेरी इज नोन एज बैलेंस थेरी। अकॉर्डिंग टू बैलेंस थेरी, पीपल ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन देयर एटीट्यूड्स। सेकंड, रिएक्टेंस थेरी, एटीट्यूड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिहेवियर टू विच पीपल रिएक्ट। Last one is cognitive dissonance theory. According to cognitive dissonance theory, unpleasant physiological state often exists when two cognitions are incompatible with one and another. अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। थेरीज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब जो भी एटीट्यूड बनते हैं ना, वो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड मॉडलिंग की बेस पे बनते हैं। ठीक है, अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम दो इवेंट्स के दरमियान में एक एसोसिएशन बनाते हैं, लिंक बनाते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और मॉडलिंग में जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, यानी दूसरों को ऑब्जर्व करके हम लोग चीज़ों को लर्न करते हैं या एटीट्यूड हमारे बनते हैं। ठीक है, अब क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें डिटेल चैप्टर अपलोड हो चुका है जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट पे बैलेंस थ्योरी डिस्कस करते हैं। बैलेंस से याद रखना है कि इक्वलिटी की तरफ लोग जाते हैं, कंसिस्टेंसी की तरफ जाते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने एटीट्यूड में कंसिस्टेंसी रखें, यूनिफॉर्मिटी रखें, रिलायबल हों, स्टेबल हों। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्सन के एटीट्यूड में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, अनरिलायबिलिटी आ जाती है, स्टेबल नहीं रहता किसी का एटीट्यूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी सिनाइल के बारे में डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर ओल्ड पर्सन जो है वो मेंटली वीक हो या फिर उसको डिमेंशिया हो। ठीक है, तो अगर किसी इंडिविजुअल के एटीट्यूड में इनकंसिस्टेंसी आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये बिलीव करता है कि सारे ओल्ड पर्सन जो हैं या ओल्ड एजिड पीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिनाइल होते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक ओल्ड पर्सन से मिलता है जो कि इंटेलिजेंट भी होता है और मेंटली एक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि अपना जो उसका एटीट्यूड बना होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है या इनकंसिस्टेंसी होती है, उसको रीएस्टेब्लिश करता है और दोबारा से कंसिस्टेंसी लेकर आता है अपने एटीट्यूड में। किस तरह से एटीट्यूड में कंसिस्टेंसी लेके आता है, या तो अपना एटीट्यूड को चेंज करता है या फिर ओल्डर पर्सन के बारे में उसकी जो परसेप्शन होती है उसको वो चेंज कर लेता है। ठीक है, जब वो अपनी परसेप्शन को चेंज कर लेता है तो फिर वो ये बात रियलाइज़ करता है कि चीज़ें जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर ओल्ड पर्सन जो है उसको डिमेंशिया हो या फिर हर ओल्ड पर्सन जो है वो मेंटली वीक हो। कुछ ओल्ड एज पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, मेंटली एक्टिव भी होते हैं और उनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो है अपना एटीट्यूड जो है वो दोबारा से रीएस्टेब्लिश करता है और फिर से एक बैलेंस लेकर आता है अपने एटीट्यूड में। Second theory is about reactance theory. According to reactance theory, attitudes are influenced by restrictions on behavior to which people react. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीनेजर है, वो किसी पर्सन से डेट करता है, तो उसके पेरेंट्स जो हैं उसके इस बिहेवियर को डिसअप्रूव करते हैं और उसको कहते हैं कि आपने नेक्स्ट टाइम डेटिंग नहीं करनी। ठीक है, तो अब वो पर्सन जो होगा वो सीक्रेटली डेटिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा और पेरेंट्स से वो ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रिएक्टेंस थ्योरी कि जब आपके बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो फिर आप उस बिहेवियर को ओपनली परफॉर्म करने की बजाय सीक्रेटली, हिडनली परफॉर्म करने लग जाते हो। लास्ट वन इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहती है कि जब टू
कॉग्निशंस जो कि एक दूसरे से इनकम्पैटिबल होती हैं, जब वो एग्ज़िस्ट करती हैं तो उसके रिज़ल्ट में अनप्लेज़ेंट फ़िज़ियोलॉजिकल स्टेट आ जाती है, ठीक है? और उस स्टेट से बाहर निकलने के लिए या वो स्टेट जो है इंडिविजुअल को टेंशन्स देती है और फिर इंडिविजुअल जो है वो उस टेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है जो कि ट्रूथफुलनेस को प्रमोट करता है, ठीक है? लेकिन साथ ही वो एग्ज़ाम्स में चीटिंग भी करता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, या तो उसको अपना सेल्फ कांसेप्ट अल्टर कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए, या फिर जो चीटिंग की वजह से टेंशन क्रिएट होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए वो अपने चीटिंग बिहेवियर को लॉजिक्स देना शुरू हो जाता है, उसकी रीज़निंग एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट वन इज सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, इंडिविजुअल जो है वो अपने एटीट्यूड को इंटरप्रेट करते हैं अपने ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, ठीक है? फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो कि ऑनेस्ट है, ठीक है, लेकिन वो एग्ज़ाम में चीटिंग करता है और वो अपने बिहेवियर को इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट है, देन ऑनेस्टी टू मी, और आई बिलीव दैट द एंड जस्टिफाइज द मीन, ठीक है? यानी फर्स्ट आना इम्पॉर्टेंट है, बेशक चीटिंग करके आ जाओ, क्योंकि जब आप फर्स्ट आ जाते हो ना तो फिर आपके लिए आप किस तरह से फर्स्ट आए हो, अच्छा तरीका फॉलो करके आए हो या चीटिंग करके करके आए हो, वो मैटर नहीं करता, बल्कि एंड मैटर करता है, यानी फर्स्ट आना जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो फैक्टर डिस्कस करेंगे जो एटीट्यूड फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।